हेलो। लास्ट लेक्चर में मैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस का एप्लीकेशन दिखा चुका हूँ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। और उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम डिराइव कर चुके हैं। इस लेक्चर में वो प्रॉपर्टीज को बस मैं एक जगह पे समराइज करना चाहता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए उनको रेफर करना। ऑल्सो इस वीडियो का एक पर्पज ये भी है कि जो लास्ट लेक्चर में मैंने डेरिवेशन किया था तो समझने के लिए वो ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, लेकिन स्ट्रिक्टली अगर हम देखें जेई लेवल पे तो वो पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी वो नहीं होगा। और जेई में उस डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछते, सिर्फ प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आपको वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप सीधा प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स जो समरी में यहाँ दे रहा हूँ सीधा उसको देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि मैक्सवेल इक्वेशंस को अप्लाई करके, इवन अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं भी देखा है तो भी बस मैं आपको एक रिजल्ट यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि मैक्सवेल्स इक्वेशंस को अप्लाई करके हमने मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन डिराइव किया था। डेल स्क्वायर बी बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर बी बाय डेल एक्स स्क्वायर। और ऐसे ही एक रिलेशन हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी, डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई बाय डेल एक्स स्क्वायर। मैं ई वाई या बी जेड नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वाई कॉम डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड जेड में, वो तो इस पर्टिकुलर केस में आया था। बट इन जनरल जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, आप ऐसी इक्वेशंस लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन है, अगेन ये जो मैं बोल रहा हूँ ये स्ट्रिक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ी इंटरेस्टिंग है अगर हम फिजिक्स की हिस्ट्री देखें तो मैं एक बार मेंशन करता हूँ क्या इक्वेशन डिस्कस की। डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई बाय डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन जहाँ पे एक्स डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए डेल स्क्वायर बी बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर बी बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमने निकाली। अब एक तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि अगर इनको एक वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन में होता है डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, जहाँ पे वी होता है वेव स्पीड, इनटू डेल स्क्वायर वी बाय वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो इससे हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में और राइट हैंड साइड में पोजीशन के रिस्पेक्ट में। ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए टाइम और पोजीशन के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन है, तो इन इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट कंपेयर करके तुम्हें दिख गया होगा कि ये जो टर्म है आपकी 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी स्पीड स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए अगर मैं स्पीड निकालूं वैक्यूम में तो सी स्क्वायर आपका है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या फिर सी का वैल्यू है 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इन केस ऑफ वैक्यूम प्रोपगेशन, जब ये वेव आपकी वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है। तो अगेन ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और आपको शायद पता भी होगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आप लोगों ने सुना होगा कि आइंस्टाइन ने एक हाइपोथेसिस दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट की स्पीड रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती। तो किसी भी ऑब्जर्वर के लिए लाइट की स्पीड सेम रहेगी। अगर लाइट वैक्यूम में जैसे ट्रैवल कर रही है तो चाहे ऑब्जर्वर आपका कुछ भी हो, कोई भी ऑब्जर्वर हो, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी कुछ भी हो, कैसा भी मोशन हो, लाइट की स्पीड जो है ऑब्जर्वर के लिए हमेशा c के इक्वल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल ही आने वाली है। ठीक है, विच इज डिफरेंट। ये बिहेवियर जो है डिफरेंट है किसी भी और वेव से अगर हम कंपेयर करें तो, या फिर इनफैक्ट कोई भी दो और ऑब्जेक्ट्स के रिलेटिव मोशन के बारे में बात करें। अगर मान लो साउंड वेव्स है, साउंड वेव एक ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है और ऑब्जर्वर खुद भी मूव कर रहा है, तो साउंड वेव की स्पीड, रिलेटिव स्पीड उस ऑब्जर्वर के लिए चेंज हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जर्वर्स मोशन, या फिर कोई और वेव की स्पीड भी चेंज हो जाएगी ऑब्जर्वर के मोशन पे डिपेंड करते हुए। लेकिन आइंस्टाइन के हिसाब से लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो सेम रहनी चाहिए किसी भी ऑब्जर्वर के लिए। तो अब वो उसने कैसे कंक्लूड किया? ठीक है, वो जो है ये जो फैक्ट, ये जो हाइपोथेसिस है और बाद में एक्सपेरिमेंटली कंफर्म हो चुका है, तो ये फैक्ट भी बन चुका है। लेकिन जब आइंस्टाइन ने ये बात बोली थी तो वो उसने इसी इक्वेशन से बोली थी।
उसने मैक्सवेल्स इक्वेशंस को सॉल्व किया और रियलाइज किया कि यहाँ पे जो स्पीड है ये ईएम वेव्स की स्पीड आ रही है। लेकिन देखिए जो वेव्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, उसमें जो स्पीड होती है v, वो आपकी होती है रिलेटिव टू द मीडियम। तो ये जो v आपका होता है ये रिलेटिव टू मीडियम होता है, जिस भी मीडियम में आपकी वेव ट्रैवल कर रही है। लेकिन लाइट नॉन मैकेनिकल वेव है, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने में, लाइट या फिर कोई भी जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब वैक्यूम में ट्रैवल कर रहे हैं और ये इक्वेशन आपके पास आ रहा है, तो इसका मतलब है ये जो स्पीड आई ये किसी रेफरेंस फ्रेम में नहीं आई। सी जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये किसी रेफरेंस फ्रेम में नहीं आई, क्योंकि जब वो ट्रैवल कर रही है लाइट, किसी मीडियम में ट्रैवल नहीं कर रही है। तो रिलेटिव टू मीडियम जनरली हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स के लिए। अब यहाँ पे तो कोई मीडियम है ही नहीं। इसका मतलब ये जो वैल्यू आपकी आई है सी इक्वल टू 1/√μ0ε0, ये एक यूनिक स्पीड है पूरे के पूरे फिजिक्स में, इन द सेंस कि ये एब्सोल्यूट होनी चाहिए, किसी रेफरेंस फ्रेम में नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट होनी चाहिए मतलब किसी भी ऑब्जर्वर के लिए सेम वैल्यू आनी चाहिए, अगर ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस की करेक्ट है तो। और तो यहां से आइंस्टाइन ने कंक्लूड किया था, और बाद में ये फैक्ट जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो चुका है, कंफर्म भी हो चुका है कि किसी भी ऑब्जर्वर के लिए लाइट की स्पीड सेम ही आती है। ठीक है, तो थोड़ा सा बस इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव देने के लिए हम देखें तो ये इक्वेशंस का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। ओके, अब थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करता हूँ, और जो लोग शुरुआत से सुन रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा क्लटर्ड हो गया है, तो एक बार मैं जल्दी से अपना आर्ग्यूमेंट फिर से बोल देता हूँ। क्या है मेरा आर्ग्यूमेंट? कि ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस को हमने अप्लाई किया तो ऐसी इक्वेशंस आई, यहाँ से ईएम वेव्स की स्पीड हमें पता लग रही है स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके। लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये जो v होता है ये रिलेटेड टू मीडियम होता है। ईएम वेव्स इन वैक्यूम वो कोई मीडियम में मूव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो स्पीड हमारे पास आई है ये कोई भी रिलेटेड टू एनी मीडियम हम इसको नहीं बोल सकते हैं, ये एब्सोल्यूट स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, दिस मस्ट बी एब्सोल्यूट स्पीड। इनफैक्ट ये केवल एक ही एग्जांपल है एब्सोल्यूट स्पीड का, और कोई एग्जांपल है भी नहीं फिजिक्स में। एब्सोल्यूट स्पीड होनी चाहिए, यानी कि किसी भी ऑब्जर्वर के लिए सेम होनी चाहिए। आई होप आप लोगों की बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब हम ईएम वेव्स की प्रॉपर्टीज को सारी एक साथ समराइज करने वाले हैं। ये सब प्रॉपर्टीज जो मैं पहले ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूँ, बस यहाँ पे समराइज करने वाला हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स है मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी ट्रैवल कर रही है, जिस एक्सिस पे ट्रैवल कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो भी ऑसिलेशंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, वो ऑसिलेशंस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो एज एन एग्जांपल, अगर आपने माना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान लीजिए ट्रैवल कर रही है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है लेट्स से, तो एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही हो सकती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशंस। तो ध्यान रखिए कि एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट डायरेक्शंस पॉसिबल हैं। YZ प्लेन में आप कोई भी डायरेक्शन लेंगे वो एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही आएगी। तो अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आपका एक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड YZ प्लेन में ही हो सकता है, उनका एक्स कॉम्पोनेंट 0 होना चाहिए। ये मतलब हुआ ट्रांसवर्स वेव्स। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में भी परपेंडिकुलर है, और साथ ही ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर है। तो तीनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए। तो इसको मैं यहाँ पे कैसे लिख रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में मैंने एक वेक्टर ले लिया ए वेक्टर। तो ए वेक्टर, ई वेक्टर और बी वेक्टर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी एक रिस्ट्रिक्शन है। इसके अलावा क्या रिस्ट्रिक्शन है
ये जो तीनों है ना, ये एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे होता है ना, जैसे आपका राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम हम जनरली क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड, उसकी तरह बिहेव करते हैं। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता होगा एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर इनटू वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई क्रॉस जे आपका आता है के कैप डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में आई कैप ले रहा हूँ, वाई में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप। ऐसे ही जे क्रॉस के आपका आता है आई कैप, के क्रॉस आई आपका आता है जे कैप। तो जिस तरह से आपका एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बिहेव करता है, उसी तरह से ये ए वेक्टर, ई वेक्टर और बी वेक्टर बिहेव करते हैं। मतलब कि अगर आप ए वेक्टर और ई वेक्टर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की तरफ आपका जो वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो जो रिजल्ट आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आएगा। ठीक है, मतलब ए क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आने वाला है। ऐसे ही ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो ए वेक्टर की तरफ आने वाला है। ठीक है, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिया तो वो ए वेक्टर की तरफ आ जाएगा, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आ जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा जनरली होता है एक्स वाई जेड, उसके रिजल्ट से ही डायरेक्टली निकाल सकते हो। इसमें अगर आपका आई कैप जे कैप के कैप है, तो इनमें जो रिलेशंस होते हैं वैसे रिलेशंस आपके ए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में आ जाते हैं। मतलब ए वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर आपका आएगा अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आएगा अलोंग ए वेक्टर, और बी क्रॉस ए आपका आएगा अलोंग ई वेक्टर। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है। मैं बोल रहा हूं कि ये याद करने का तरीका है इन रिजल्ट्स को। ऐसा मत सोचिएगा कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमेशा एक्स डायरेक्शन में होना जरूरी है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वाई डायरेक्शन में होना जरूरी है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जेड डायरेक्शन में होना जरूरी है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो इनके बीच में रिलेशंस है उनको याद रखने के लिए आप सोच सकते हैं, जो रिलेशंस आपके क्रॉस प्रोडक्ट के आई कैप जे कैप के कैप में होते हैं, वैसे रिलेशंस यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये याद करने का बस तरीका है एक। अच्छा, अब नेक्स्ट, एक वेव मान लीजिए आपकी प्रोपेगेट कर रही है एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, इससे पहले एक चीज और, जो ये वेक्टर मैंने आपका लिया था अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ए वेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वाली प्रॉपर्टी में तो हमने इसको यूज नहीं किया, इसके मैग्नीट्यूड को, लेकिन जनरली इसका जो मैग्नीट्यूड हम लेते हैं ना ए वेक्टर का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लेते हैं इक्वल टू 2π/λ। तो अगर आपको अपना वेव्स चैप्टर अच्छे से याद है, तो 2π/λ आपको याद होगा, इसको बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, जनरली वेव्स में उसको हम लिखते थे के। मैं के नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि के कैप आपका जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है, तो ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, ए वेक्टर से कहीं आप जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ना समझ लें, तो इसलिए मैं उसको के नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ए लिख रहा हूँ। बट ए का मैग्नीट्यूड वही लेते हैं जो कि एंगुलर वेव नंबर होता है आपका 2π/λ। ठीक है, इसको मैं आगे यूज करने वाला हूँ। अच्छा, अगर एक वेव एक्स डायरेक्शन की तरफ प्रोपेगेट कर रही है प्लस एक्स डायरेक्शन में, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर साइनसॉइडल वेव हम ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कुछ एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी बी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो पहली चीज तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो फाइव है दोनों में सेम होना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि ट्रांसवर्स वेव्स है, तो यहाँ पे अभी मैंने डायरेक्शन नहीं मेंशन किया। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपका 2π/λ है। ये थर्ड प्रॉपर्टी में मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि ये तो इक्वेशन थी अगर आपकी वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप जनरल इक्वेशन लिखना चाहते हैं, यानी किसी भी डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपेगेट कर रही है, लेट्स से ए वेक्टर की तरफ, तो हम क्या बोलेंगे, अगर आपकी वेव प्रोपेगेट कर रही है अलोंग ए वेक्टर, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को लिख सकता हूँ, देखो ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखो के एक्स की जगह, ऊपर के एक्स था ना, देखो के एक्स की जगह मैंने लिख दिया ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो ये जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड फिर से वही है आपका 2π/λ,
आर वेक्टर जो है, पिछली बार एक्स आपका कोऑर्डिनेट पोजीशन दे रहा था, लेकिन इस बार आर वेक्टर जो है जनरल पोजीशन वेक्टर, ठीक है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपका है आर वेक्टर। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हुई किसी पोजीशन आर वेक्टर पे किसी टाइम टी के लिए। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन भी लिख सकते हो, बी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह जनरल में लिखना है तो ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर लिख दो। और देखो यहाँ पे फिर से मैंने मेंशन किया है कि ए की वैल्यू यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा है, आर वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट का। ओके, साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इनका जो एम्पलीट्यूड है उसमें रिलेशन हम देख चुके हैं, ई नॉट इक्वल टू सी बी नॉट वैक्यूम के लिए, जहाँ पे सी है स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इन वैक्यूम, 1/√μ0 ε0। अगर किसी मीडियम में आप हैं तो सी की जगह मैं वी लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ ईएम वेव्स, तो ई नॉट आ जाएगा वी बी नॉट, जहाँ पे वी की वैल्यू होगी, आप जानते हैं किसी मीडियम में हम जाते हैं तो परमिएबिलिटी और परमिटिविटी चेंज हो जाती है, उनको हम रिलेटिव परमिएबिलिटी रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर और रिलेटिव परमिटिविटी इप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब ये आ जाएगा स्पीड इन वैक्यूम डिवाइड बाय रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, दिस इज इक्वल टू वी, स्पीड इन मीडियम। ठीक है, ये आपकी हो गई स्पीड ऑफ ईएम वेव इन अ मीडियम। इसमें भी आप देखेंगे जनरली नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करेगा जेई किसी क्वेश्चन में, मतलब कि म्यू आर की वैल्यू जो है ना, आपको अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है मटेरियल के बारे में तो बाय डिफॉल्ट म्यू आर की वैल्यू जो है आप 1 ले लो। ठीक है, यानी कि जो भी स्पीड में फर्क आ रहा होगा, स्पीड में जो चेंज हुआ होगा वो इप्सिलॉन आर की वजह से होगा, यानी कि स्पीड को आप लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू सी बाय रूट ऑफ इप्सिलॉन आर। तो वैसे भी आपको शायद याद हो इप्सिलॉन आर जो है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए आप देखेंगे ना वैल्यूज, कोई आप टेबल देख सकते हैं किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए आप देखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है जनरली काफी ज्यादा होता है, इप्सिलॉन आर काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू म्यू आर। म्यू आर जो है अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास ही होता है। तो इसीलिए म्यू आर की वेरिएशन को आप बाय डिफॉल्ट इग्नोर कर दीजिएगा, केवल एप्सिलॉन आर को ले लेना अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है म्यू आर के बारे में तो। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो ऑसिलेशंस हैं वो इन फेज है, उनका फेज सेम होना जरूरी है। ये भी मैं मैक्सवेल्स इक्वेशन से डिराइव कर चुका हूँ। तो जो इक्वेशंस आपने देखा यहाँ पे हमने लिखी थी, वहां पे फेज कांस्टेंट आप नोटिस करेंगे फाई दोनों के लिए सेम है। ओके, एक और चीज यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, जो वेव इक्वेशन है बट उसमें काफी ऑब्वियस है, हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ टाइम बाय कोफिशिएंट ऑफ पोजीशन किसी भी वेव के लिए स्पीड ऑफ वेव के इक्वल होता है, तो ओमेगा बाय के यहाँ पे स्पीड ऑफ ईएम वेव होगा। ठीक है, अगर इस तरीके से आपको ईएम वेव की इक्वेशन गिवन है तो डेफिनेटली ओमेगा बाय के जो है वो ईएम वेव की स्पीड के इक्वल ही आ रहा होगा। तो क्या क्या 5 प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट आपका ट्रांसवर्स वेव्स हैं, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शनल प्रोपगेशन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे रिलेशन आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। थर्ड, हमने देखा कि अगर वेव ट्रैवल कर रही है किसी जनरल ए वेक्टर की डायरेक्शन में तो हम यहाँ पे वेव इक्वेशन में ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर लिख देंगे, वेयर आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर। फोर्थ, हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड्स में क्या रिलेशन होता है, और साथ ही मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, कोई मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट म्यू आर को 1 ले लेना। लास्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशंस इन फेज हैं, सेम फेज कांस्टेंट होना चाहिए दोनों इक्वेशंस। ओके, अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर कैपेसिटर चैप्टर में आप लोग देख चुके होंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद आप लोगों ने ईएमआई चैप्टर में जहाँ पे सोलेनॉइड किया होगा, हो सकता है ईएमआई चैप्टर में आपने किया हो, तो सोलेनॉइड में आपने वो भी निकाला होगा एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जनरल रिजल्ट्स थे आपके, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो क्योंकि ईएम वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे हम अब एनर्जी डेंसिटी की बात कर सकते हैं दोनों फील्ड की वजह से। तो मान लीजिए ये हमारा
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस हैं, यानी एम्पलीट्यूड्स आपके ई नॉट और बी नॉट। तो एनर्जी डेंसिटी अगर मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तो आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की तुम वैल्यू डाल दोगे तो ऐसे ई नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर समथिंग आ जाएगा। ये टाइम और पोजीशन के साथ इन जनरल वेरी करने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो एनर्जी डेंसिटी भी वेरी करेगी। ऐसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी निकाल सकता हूं, लेकिन आप देखेंगे जनरली हम एनर्जी डेंसिटी किसी इंस्टेंट पे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे निकालने की जगह एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में भी बाय डिफॉल्ट वो आपसे एवरेज एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा होगा, और एवरेज एनर्जी डेंसिटी अगर निकालोगे तो बहुत इजी है। इस टर्म में आपको एवरेज निकालना है साइन स्क्वायर का, ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये तो आपके कांस्टेंट्स है। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी को मैं बोल रहा हूँ स्मॉल यू कैपिटल ई, ठीक है, स्मॉल यू जिसमें कैपिटल ई आपका सब्सक्रिप्ट है। तो यू ई की वैल्यू में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर एवरेज आ रहा है साइन स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि साइनसॉइडल स्क्वायर का एवरेज होता है 1/2, है ना। साइन स्क्वायर का एवरेज या फिर कॉस स्क्वायर का एवरेज 1/2 होता है। एसी चैप्टर में भी आपने देखा है, उससे पहले भी देखा होगा। तो इसको अगर तुम 1/2 ले लोगे तो देखो हाफ इंटू हाफ टोटल आपका हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पे भी सिमिलर इक्वेशन आपका आ जाएगा। एनर्जी डेंसिटी में होता है 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर, लेकिन वो बी स्क्वायर में आपका साइनसॉइडल स्क्वायर आ रहा होगा, तो एवरेज लोगे, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर क्योंकि हाफ होता है, तो आप देखेंगे आ जाएगा बी नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट। ओके, एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की मैं लिख रहा हूँ यू बी। अब इसमें एक और चीज है कि अगर आप नोटिस करें, क्योंकि ई नॉट और बी नॉट में रिलेशन हमें ऑलरेडी पता है, हम जानते हैं कि ई नॉट का वैल्यू होता है सी बी नॉट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ई नॉट का वैल्यू होता है सी बी नॉट, जिसमें सी की वैल्यू है 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यानी कि बी नॉट होगा आपका ई नॉट बाय सी। तो बी नॉट की वैल्यू देखो यहाँ पे मैंने ई नॉट बाय सी डाल दी। अब स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ई नॉट स्क्वायर 1/c² आ रहा होगा। 1/c² होने वाला आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और आगे एक 1/4 म्यू नॉट था। तो आप देख रहे हो म्यू नॉट वाला टर्म जो है आपका कैंसिल हो जाएगा इधर, यानी कि यहाँ पे बच जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। मतलब कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आ गई। देखो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वाली भी यही थी और मैग्नेटिक फील्ड वाली भी यही आ चुकी है। इसमें एक चीज नोटिस करिए कि ये दोनों टर्म्स जो है एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, मैंने लिखी है वैक्यूम में। अगर वैक्यूम की जगह आप किसी मीडियम में जा रहे हैं तो मीडियम में जाने के लिए आपको ये जो परमिटिविटी की वैल्यू है, और वहां पे परमिटिविटी की वैल्यू, परमिएबिलिटी की वैल्यू जो आएगी मैग्नेटिक फील्ड में, उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर मीडियम में हम बात कर रहे हैं तो मीडियम में आप क्या लिखेंगे 1/4 इप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर, और इप्सिलॉन आपका होता है इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करके इंटू ई नॉट स्क्वायर। ऐसे अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिखोगे 1/4 म्यू बी नॉट स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 म्यू आर इंटू बी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट। इन एनी केस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वाली सेम ही आने वाली है, तो वहां से भी आप निकाल सकते थे। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जब मीडियम में जाएंगे तो परमिएबिलिटी और परमिटिविटी को चेंज कर दीजिएगा अकॉर्डिंगली। ओके, एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे हो गया। दोनों की हमने अलग अलग निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। तो अब मैं दोनों को अगर ऐड कर दूं तो टोटल एनर्जी डेंसिटी मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए आ जाएगी। एंड अगेन यहाँ पे नोटिस करो कि मैंने एवरेज वर्ड यूज नहीं किया है, बट दैट इज द डिफॉल्ट केस। जब भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी हम निकालें तो वो आएगी यू ई प्लस यू बी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऐड कर दें। क्योंकि ये दोनों सेम थे तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं या तो 2 इंटू यूई, और यूई में आपका आता था 1/4, देखो ऊपर लिखा हुआ है यूई में आपका आ रहा था 1/4 इप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हाफ इप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर।
या फिर आप चाहें तो इसको 2 इंटू यूबी भी लिख सकते हैं, दोनों ही यूई और यूबी तो सेम ही है, तो वहां से आपका देगा बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ओके, एनर्जी डेंसिटी हो गया। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि इंटेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। देखो, इंटेंसिटी किसी भी वेव के लिए, यहाँ पे हम ईएम वेव्स की बात कर रहे हैं, बट किसी भी वेव के लिए इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं पावर पर यूनिट एरिया। पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी बाय टाइम इनटू एरिया, ये हमारे पास आ गया। एनर्जी जो है ना, उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे U, और इनफैक्ट ऐसे इसको U लिख देता हूँ बिकॉज ये टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा उसको कैपिटल बना देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से हमने लिखा, तो ये टोटल एनर्जी है ईएम वेव्स की। एनर्जी को U लिख दिया, नीचे आपका एरिया है उसको मैं लिख रहा हूँ A, टाइम उसको लिख देते हैं डेल्टा टी। अब यहाँ पे नोटिस करो कि मैंने डेल्टा एल से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, विच आई कैन डू। यहाँ पे अगर आप ऐसा करेंगे तो रियलाइज करेंगे थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका टर्म। इसको आप एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स में आप लिख पाओगे कैसे। देखो, ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे U डिवाइड बाय ए डेल्टा एल, एरिया इंटू लेंथ, ये आपका वॉल्यूम हो जाता है। दिस इज वॉल्यूम। तो क्योंकि ये आपका वॉल्यूम हो चुका है, एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम तो एनर्जी डेंसिटी होता है, यानी कि ये हमारा हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या फिर एनर्जी डेंसिटी। जबकि डेल्टा एल बाय डेल्टा टी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये आपका वेव का स्पीड हो जाएगा। तो सेकंड टर्म है आपका वेव का स्पीड। मतलब इंटेंसिटी तो हम कैसे लिख सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी, जिसको लिख देते हैं स्मॉल यू। इसलिए देखो मैंने वहां पे टोटल एनर्जी जो थी ना, उसको मैंने इस तरीके से लिखा था कैपिटल यू, ताकि आप स्मॉल यू और कैपिटल यू में कंफ्यूज ना हो। स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी है, जबकि कैपिटल यू जो है वो आपका टोटल एनर्जी है, ठीक है। दिस इज टोटल एनर्जी। इन एनी केस, मैं आपको क्या बोल रहा था कि आपकी फर्स्ट टर्म यहाँ पे आ गई है एनर्जी डेंसिटी या फिर स्मॉल यू। सेकेंड टर्म आपकी वेव स्पीड, एक्सक्यूज मी, लेट मी गो बैक। सेकेंड टर्म आपकी वेव स्पीड, यानी कि वैक्यूम में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सी। अगेन ये मैंने वैक्यूम में लिखा है, अगर मीडियम में होगा तो सी की जगह आप जो भी मीडियम में स्पीड आ रही है वी, उसको चेंज कर दीजिएगा। एनर्जी डेंसिटी की वैल्यूज में भी अप्रोप्रिएट चेंज कर सकते हैं मीडियम के हिसाब से, बट रिलेशन ये हमेशा करेक्ट रहेगा कि इंटेंसिटी की वैल्यू एनर्जी डेंसिटी इनटू वेव स्पीड होगी। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट में डिस्कस करने वाला हूँ रेडिएशन प्रेशर। देखो, ईएम वेव्स जो है अपने साथ मोमेंटम और एनर्जी कैरी करती है, और किस तरह से कैरी करते हैं उसके लिए आप पार्टिकल मॉडल से भी उसे समझ सकते हैं। यानी ईएम वेव्स जो है, एनर्जी और मोमेंटम उनकी क्वांटाइज्ड होती है, और वो जो पैकेट्स आते हैं एनर्जी और मोमेंटम को, उनको हम फोटॉन्स बोलते हैं, ठीक है। ये सब आप पहले ड्यूअल थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए एनर्जी और मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब ये ट्रांसफर करते हैं तो फोटॉन्स के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। फोटॉन्स के लिए आपको पता होगा कि मोमेंटम को वेवलेंथ से रिलेट किया जा सकता है, मोमेंटम p इज h बाय लैम्डा। और एक फोटॉन की एनर्जी, देखो एक फोटॉन की एनर्जी मैं लिख रहा हूँ कैपिटल E, U होती है टोटल ईएम वेव्स की एनर्जी, यहाँ पे एक फोटॉन की एनर्जी मैंने लिखी है E। एक फोटॉन की एनर्जी आपकी होती है एच सी बाय लैम्डा, यानी क्योंकि h बाय लैम्डा तो आपका मोमेंटम है, तो इसको मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकता हूँ मोमेंटम इंटू सी। या फिर मोमेंटम यहां से आप देख सकते हो, अगर मोमेंटम को मैं एनर्जी के टर्म्स में लिखूं तो आ जाएगा एनर्जी डिवाइड बाय सी। अब रेडिएशन प्रेशर मैं निकालना चाहता हूं, यानी कि किसी सरफेस पे ईएम वेव्स इंसिडेंट है, तो उन ईएम वेव्स से कितनी फोर्स लगेगी, फोर्स पर यूनिट एरिया कितना प्रेशर होगा, ये मैं निकालूंगा। तो पहले देखो, फोर्स निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन। फोर्स आगा होगा आपका रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो अगर मोमेंटम टोटल आपका ईएम वेव्स में हमें पता है, ठीक है, ये टोटल ईएम वेव्स का मोमेंटम मैं लिख रहा हूँ, एक फोटोन का नहीं। टोटल मोमेंटम होगा आपका टोटल एनर्जी डिवाइड बाय सी, ठीक है। जैसे एक मोमेंट एक फोटोन के लिए था, तो सबको अगर हम ऐड कर दें तो एनर्जी ई तो एक फोटोन की थी, यहाँ पे यू जो है
टोटल एनर्जी है ईएम वेव्स की, जितने भी फोटॉन्स आ रहे हैं सबकी मिला के। तो टोटल एनर्जी डिवाइड बाय सी या फिर एनर्जी डिवाइड बाय ईएम वेव का स्पीड, ये हमारा हो जाएगा मोमेंटम किसी भी इंसिडेंट ईएम वेव में। अब मान लो ईएम वेव आपकी इंसिडेंट हो रही है इस तरीके से, पैरेलल रेज इस तरह से इंसिडेंट है एक प्लेन सरफेस पे। तो प्रेशर अगर मैं निकालना चाहूं तो रेडिएशन के कारण, इंसिडेंट रेडिएशन के कारण केवल, तो प्रेशर कितना होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो प्रेशर को मैं लिख रहा हूं कैपिटल पी इधर, फोर्स जैसे मैंने बोला न्यूटन सेकंड लॉ से, फोर्स इज रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर यानी डेल्टा पी बाय डेल्टा टी डिवाइड बाय एरिया। मोमेंटम कितना आएगा, अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, मोमेंटम आपका होने वाला है टोटल एनर्जी डिवाइड बाय सी। देखो मोमेंटम का मैंने लिख दिया टोटल एनर्जी डिवाइड बाय सी, नीचे आपका एक डेल्टा टी और डेल्टा ए ऑलरेडी था, ए और डेल्टा टी ये ऑलरेडी थे। अब यहाँ पे नोटिस करोगे एनर्जी डिवाइड बाय टाइम ये होता है पावर, उसको अगर तुम डिवाइड कर दो एरिया से, पावर पर यूनिट एरिया, तो पावर पर यूनिट एरिया तुम्हारा हो जाता है इंटेंसिटी, यानी कि रेडिएशन प्रेशर जो है वो आपका आ जाएगा इंटेंसिटी डिवाइड बाय वेव स्पीड। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे वर्ड्स में भी लिख देता हूँ, रेडिएशन प्रेशर इज, ओके इनफैक्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रेडिएशन प्रेशर, केवल इंसिडेंट रेडिएशन का भी निकाला है, वो हो जाएगा इंटेंसिटी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ईएम वेव। और एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे कि पहले मैं इंटेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी में आपको रिलेशन बता चुका हूँ। मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था कि इंटेंसिटी इज एनर्जी डेंसिटी इनटू सी, यानी कि इंटेंसिटी डिवाइड बाय सी वो आपका एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होगा। यानी कि रेडिएशन प्रेशर जो है, देखिए इंटेंसिटी की वैल्यू यू इंटू सी डाल दिया डिवाइड बाय सी, रेडिएशन प्रेशर एनर्जी डेंसिटी के भी इक्वल आ रहा है। तो या तो रेडिएशन प्रेशर के बारे में आप ऐसे सोच सकते हैं एनर्जी डेंसिटी के इक्वल, या फिर आप इंटेंसिटी के टर्म्स में सोच सकते हैं इंटेंसिटी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ईएम वेव। ये देखो यहाँ पे हमने रेडिएशन प्रेशर निकाला है केवल इंसिडेंट ईएम वेव की वजह से। अब हो सकता है कि यहाँ पे ये जो सरफेस है इससे कुछ पार्ट ईएम वेव का रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाए, तो टोटल प्रेशर कितना आएगा, क्योंकि कुछ प्रेशर लगेगा इंसिडेंट्स की वजह से, कुछ लगेगा रिफ्लेक्शन की वजह से। तो अगर आप रिफ्लेक्शन को कंसिडर करें, मैं एक वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ आर, जिसको हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या है कि जितना इंसिडेंट एनर्जी है ईएम वेव्स के कारण, उसका कितना फ्रैक्शन आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो मान लीजिए आपके पास इंसिडेंट हो रही है एनर्जी लेट्स से 10 जूल्स, उसमें से रिफ्लेक्ट हो रही है 3 जूल्स, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपका हो जाएगा 0.3 या फिर 30%। ठीक है, तो कितना फ्रैक्शन आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है वापस, वो हम आर से निकालना चाह रहे हैं। अब रेडिएशन प्रेशर कितना आएगा जरा देखते हैं। अब आप नोटिस करेंगे कि अगर आपका इंसिडेंट मोमेंटम है डेल्टा पी, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है आर, तो जो रिफ्लेक्ट होगी ईएम वेव वो कितना रिफ्लेक्ट होगी, आर इंटू डेल्टा पी। ठीक है, तो अगर इंसिडेंट मोमेंटम में था, इंसिडेंट वेव में मोमेंटम था डेल्टा पी, तो रिफ्लेक्टेड वेव में मोमेंटम कितना होगा, आर इंटू डेल्टा पी। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे नोटिस करो कि मैंने ये सबसे सिंपल केस लिया है जिसमें आपका ईएम वेव जो है सरफेस के नॉर्मल आ रही है। ठीक है, अगर ईएम वेव सरफेस के नॉर्मल नहीं आ रही होती तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो लॉ है लाइट के केस में आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको भी अकाउंट करना पड़ेगा। तो आगे मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा जिसमें उसका भी एक एग्जांपल लेंगे, लेकिन अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सबसे सिंपल केस, जबकि जो आपकी ईएम वेव आ रही है वो प्लेन सरफेस के नॉर्मल यहाँ पे इंसिडेंट है। तो नॉर्मल जब इंसिडेंट है तो मैंने क्या देखा कि अगर इंसिडेंट वेव में मोमेंटम है डेल्टा पी, किसी टाइम डेल्टा टी में मोमेंटम आया, तो रिफ्लेक्टेड वेव में आपका मोमेंटम कितना गया होगा, आर इंटू डेल्टा। इसका मतलब फिर से रेडिएशन प्रेशर आप लिखोगे फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स में आप लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। अब अगर चेंज इन मोमेंटम आप देखेंगे ना, लेट्स सपोज ये आपकी जो फाइनल डायरेक्शन है इसको मैं पॉजिटिव डायरेक्शन बोल देता हूँ, तो जो इनिशियल डायरेक्शन थी वो नेगेटिव डायरेक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब आप चेंज इन मोमेंटम लेंगे उसमें आप लिखेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम,
तो देखिए फाइनल मोमेंटम तो आपका पॉजिटिव हो गया आर डेल्टा पी, माइनस इनिशियल मोमेंटम जब ले रहे होगे, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे माइनस डेल्टा पी आ जाएगा, यानी कि चेंज इन मोमेंटम टोटल आपका कितना आएगा, आर डेल्टा पी प्लस डेल्टा पी, या फिर डेल्टा पी इंटू 1 प्लस आर। और यहाँ पे ये देखिए फोर्स में जो मैंने चेंज इन मोमेंटम दिया है उसको लिखा है डेल्टा पी इंटू 1 प्लस आर। चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन, ये आपका फोर्स होता है। तो आप देखेंगे सेम इक्वेशन आ जाएगी जो ऊपर मैंने इंसिडेंट वेव के लिए मोमेंटम कैलकुलेट करने में निकाली थी, प्रेशर कैलकुलेट करने में निकाली थी, बट डिफरेंस ये होगा कि इस बार जो ऊपर इंसिडेंट वेव के लिए इक्वेशन थी उसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस आर का। यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया बस 1 प्लस आर का। तो फाइनल रिजल्ट में भी 1 प्लस आर बस एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर फिर से आप डेरिवेशन देखना चाहते तो देख सकते हैं, ये जो मोमेंटम आपका था इसको फिर से मैं लिखने वाला हूँ टोटल एनर्जी डिवाइड बाय सी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये आपका इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी बाय सी इंटू 1 प्लस आर आप लिख सकते हैं, ये आपका रेडिएशन प्रेशर हो गया। या फिर आप इंटेंसिटी बाय सी को चाहे तो एनर्जी डेंसिटी भी लिख सकते हैं, तो एनर्जी डेंसिटी इंटू 1 प्लस आर भी आप रेडिएशन प्रेशर को लिख सकते हैं। याद रखिएगा कि ये जो रिलेशन हमने डिराइव किया है इसमें आर है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, जो कि मेजर करता है कि कितना फ्रैक्शन आपका ईएम वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरी बात, ये जो रिलेशन मैंने डिराइव किया है ये नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, जब आपका ईएम वेव जो है सरफेस के ऊपर नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है। अगर नॉर्मल इंसिडेंट नहीं होगा तो कौन सी डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन है ये भी आपको अकाउंट करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट में एक एग्जांपल से आपको दिखाने वाला हूँ, वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है। एक हेमिस्फेरिकल सरफेस पे अगर ईएम वेव इंसिडेंट होती है तो रेडिएशन प्रेशर के लिए काफी एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है, जो हम नेक्स्ट एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। और काफी सारे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जो है रेडिएशन प्रेशर के उसमें कवर हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।